हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम चैप्टर 2 फिजिक्स में ट्वेल्थ फिजिक्स में चैप्टर 2 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए उसको टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज in presence of an electric field. External electric field। ठीक है, तो आइए इसको हम देखते हैं, कंसिडर करते हैं। If there exists an electric field PR whose electric potential, जो उसके साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इट इज VR। ये बेसिकली हो गया, ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस R फ्रॉम ओरिजिन। VR क्या रिप्रेजेंट करता है? VR रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस R। R फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। VR और ER। देन फॉर अ चार्ज Q placed at distance R from origin, electrical potential energy is Q into VR। मतलब VR का मतलब है पोटेंशियल एट डिस्टेंस R। अगर QR पे प्लेस्ड है तो U की वैल्यू हो जाती है QV एज ए फंक्शन ऑफ R। ये ठीक है। If electric field in a region exists as E is equal to A upon में R square, where A is constant, R is equal to distance from center, then the origin है। Then find electric potential energy of charge Q placed at distance R from origin। We know that इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको लिखने का तरीका क्या होता है, माइनस dV by dr। तो इफ वी टेक V एज A by R, अब देख सकते हो इसका डेरिवेटिव लेंगे dV by dr, तो आ जाएगा माइनस A by R स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लूंगा मैं माइनस dV by dr, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी A by R स्क्वायर। तो ये V जो मैंने लिया है ये सही ले लिया, यहाँ से मैं E की वैल्यू प्रूव कर सकता हूँ कि यही बनेगी, ठीक है। तो पोटेंशियल क्योंकि ये आ गया, देयरफॉर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है चार्ज की
Electric potential energy of charge. In external field. This is equal to Q into V as a function of R. This is QA by R. ये फाइनल आ जाता है मेरे पास. ठीक है, चेक कर लीजिए. किसी को कुछ पूछना है तो आप बता सकते हैं. किसी को कोई डाउट आ रहा है, कोई चीज अगर नहीं समझ में आई तो प्लीज वो आस्क. मैं नेक्स्ट चीज पे आऊंगा. आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक potential energy of a system consisting of two charges, 7 microcoulomb and -2 microcoulomb, and with no external field. कोई external field नहीं है इसमें. And with no external electric field placed at -9 centimeter 0 0. मतलब x कोऑर्डिनेट है ये, फिर y 0 z 0 x एक्सिस पे नेगेटिव में, and 9 0 0 रिस्पेक्टिवली. ठीक है, ये ए पार्ट है. How much work is required to separate the two charges infinitely away from each other. मतलब इन्फिनिटी पे लेके जाना दोनों को. Now suppose, third part, suppose that same system of charges is now placed in an external electric field E, which is A by R square. A की वैल्यू ये दी है 9 into 10 की पावर 5. What would be the electrostatic energy of configuration? अब आप ध्यान दीजिए. देखिए सबसे पहला जो टाइप है उसमें क्या पूछा हुआ है. सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें क्या है. सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें सिस्टम है दो चार्जेस का. अगर हम इसको बनाते हैं तो ये इस टाइप से बनेगा. एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. ये यहाँ पड़ा हुआ है 7 माइक्रोकूलम. ये यहाँ पड़ा हुआ -2 माइक्रोकूलम. ये है 9 सेंटीमीटर पे पड़ा -900. ये पड़ा है 90 सेंटीमीटर में है. So using this we can find electric potential energies K Q1 and Q -6 into Q2 upon distance between them, that is 18 centimeter. So 18 into 10 की पावर -2.
के तो पता ही है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू ये आ जाएगा -14 इंटू 10 की पावर -12 ऑन 18 इंटू 10 की पावर -2 और 9 2 ज़ा 18 हो गया, 2 7 ज़ा 14 हो गया, -2 ये -2 जब ऊपर आएगा तो ये -10 बन जाएगा, ये 0.2 बन जाएगा नेगेटिव में। ये बन जाएगा -0.7 सॉरी -0.7 जूल्स। ठीक है, तो ये आ जाता है फर्स्ट का आंसर ये पार्ट का। अब बी पार्ट देख लेते हैं इसमें। How much work is required to separate the two charges infinite distance apart? वर्क डन जो है वो है फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, ये वर्क डन का कॉन्सेप्ट है। हाँ बोलो बोलो, क्या समझ में नहीं आया? बस मैंने पोटेंशियल एनर्जी निकाली, उसको देखो ना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, K(Q1Q2/R), यही पढ़ाया हुआ था पिछली क्लास में। पोटेंशियल एनर्जी जब भी हम फाइंड करते हैं दो चार्जेस की तो इट इज K(Q1Q2) डिवाइडेड बाय R। तो विद साइन रखना होता है उनको, तो ये रखा है मैंने। 7 माइक्रोकूलम था तो 10 की पावर -6 -2 विद साइन रखा, इंटू -6 मल्टीप्लाई कर दिया तो 14 आ गया है। ठीक है, तो सॉल्व करके ये आ जाता है। अब वर्क डन ये है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली कहाँ पर है वो, इन्फिनिटी पे, और इनिशियल तो यहाँ है। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0 माइनस, और इनिशियल ये है, तो फाइनली वर्क डन आ गया 0.7 जूल्स। ठीक है, तो दो पार्ट हो गए। थर्ड पार्ट में हम वो यूज करेंगे जो हमने पढ़ा है पीछे, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में भी लेते हैं। तो वो वैल्यू कितनी है, E है A/R², देयरफॉर जैसे ही E ये दिया होता है वी हैव टू थिंक ऑफ V विच इज A/R। यही था ना, पीछे भी अभी किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड जब A/R² है तो V A/R ही होता है, तो यह था A/R। तो अभी हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, अब टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो आएगी, एक तो ये वाली जो हमने अभी पीछे लिखी है विच इज -0.7 जूल्स, प्लस अब जो चार्जेस जहाँ पे प्लेस्ड हैं उनके हिसाब से, जैसे जो हमारा Q7 माइक्रोकूलम का चार्ज है वो पड़ा हुआ था, प्लस का था ना, वो कहाँ प्लेस था, -9 सेंटीमीटर पे। तो ए की वैल्यू तो हम लिख ही देते हैं यहाँ पे 9 इंटू 10 की पावर 5 बाई, यहाँ डिस्टेंस आएगा नीचे R, मतलब 9 सेंटीमीटर, -9 पे था वो, और हमें तो यहाँ पे डिस्टेंस प्लेस करना है, मतलब डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड प्लेस करना है एक तरह से, दैट इज 9 इंटू 10 की पावर -2, प्लस दूसरा हमारा चार्ज था -2 इंटू 10 की पावर -6, ये -2 कूलम का चार्ज, ये कहाँ प्लेस था, 9 सेंटीमीटर पे। तो Q ये इंटू V की वैल्यू यहाँ पे आएगी 9 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन, इसका डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से, 9 इंटू 10 की पावर माइनस, इसको हमें पूरा सॉल्व करना है, इतने जूल्स आंसर है। ठीक है, ये हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको। -0.7 प्लस ये 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से भी हमारे पास आ जाएगा ये 70, और इधर आ जाएगा -20, -0.7 प्लस 49.3 जूल्स विद द आंसर। ठीक है, जो ये रिप्रेजेंट करता है Q, और ये टर्म जो थी ये रिप्रेजेंट करती है V, दोनों में ऐसे, फिर ये Q और ये V। तो टोटल एनर्जी में एक तो आपस में आई है एनर्जी जो Q1 Q2 की है,
और इसकी इनकी भी आएगी। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं एक तरह से। ये अगर इस टाइप की सिचुएशन है कुछ, यहाँ पे हमने Q1 रखा चार्ज R1 पे, इधर रखा Q2 R2 पर, है ना। इन दोनों के बीच में हम तो निकाल ही लेंगे वैसे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ऐसे है। तो U जो है टोटल, और एक्सटर्नल फील्ड भी है हमारे पास। ठीक है, तो ये आ जाएगा Q1 पोटेंशियल एट R1 प्लस Q2 पोटेंशियल एट R2 प्लस K Q1 Q2 कौन दोनों के बीच में डिस्टेंस विच इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, in presence of external electric field। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए, क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। मतलब जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी प्रेजेंस में हम लोग कैसे पोटेंशियल एनर्जी पता करते हैं। उससे पहले पोटेंशियल निकालते हैं और उस पोटेंशियल को हम चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं जहां चार्ज प्लेस्ड है, उस पॉइंट पे पोटेंशियल इनटू दैट चार्ज, दैट गिव्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये देखते हैं। 4 charges magnitude है Q each are arranged at 4 corners of a square ABCD of side D as shown। पहला क्या है, find work required to put together this arrangement। मतलब इसको इकट्ठा करने में कितना वर्क लगेगा, स्क्वायर बनाने में हमें। बी पार्ट, चार्ज Q नॉट इज ब्रॉट, उसको लेके आ रहे हैं टू सेंटर ऑफ स्क्वायर। ये Q नॉट चार्ज को हम सेंटर पे लेके आते हैं स्क्वायर के। The 4 charges being held fixed, 4 charges को फिक्स करके, they are being fixed, उनको फिक्स्ड करके लेके आ रहे हैं 4 charges को at corners, जो उनके कॉर्नर है। ठीक है, how much extra work is required to do this, इसको करने के लिए। एक तरह से ये कर रहे हैं हम कि थर्ड में ऐसे ही हमारे पास एक स्क्वायर है। ठीक है, इसको रखते हैं यहाँ पे Q, सॉरी कैपिटल Q है, ये कैपिटल Q है, ये कैपिटल Q है, ये कैपिटल Q है, ये कैपिटल Q है। ठीक है, ये आ गई। डिस्टेंस क्या है इसका, D। अब इसको अरेंजमेंट को लाने में कितना कितना वर्क लगेगा, तो वर्क डन फॉर दिस अरेंजमेंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, दिस इज K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय D। ऐसे कितने हैं, 4 4 एजेस है ना इसकी, प्लस K, ये वाली जो है ये है, ये कितने हैं 2, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय D रूट 2, ऐसे कितने हैं 2। तो ये टोटल एनर्जी आ गई हमारी फर्स्ट केस में। ये हमने लास्ट क्लास में भी की थी कि जितने चार्जेस हैं उसके हिसाब से नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स कैसे डिसाइड होती है। नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1/2। नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पे कितने हैं, 4 इंटू 3/2, 6 पोटेंशियल एनर्जी टर्म है।
ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें ये पार्ट क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट क्या है, इतना वर्क डन लगेगा ये पार्ट के लिए। एक चार्ज क्यू लेके आते हैं अब हम पहले फिर से इनको ड्रॉ करते हैं। इस केस में जब ये चार्ज आ रहा है हमारे पास, चार्ज इन्फिनिटी से आ रहा है ना, इन्फिनिटी से यहाँ पे लेके आएंगे इसको सेंटर पे, टू चार्ज, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू चार्ज क्यू फाइनल सेंटर पे माइनस वी एट इन्फिनिटी। ये तो पता ही है हमें, वी एट इन्फिनिटी क्या होता है, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो, दिस इज क्यू वी एट सेंटर। व्हाट इज पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल जो आएगा सेंटर पे जीरो, वो इन चारों की वजह से आएगा। तो एक की वजह से निकालो, के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डायगोनल कितना होता है, डी रूट टू का हाफ, डी बाय टू, ये डिस्टेंस है, इनटू 4, दिस इज 4 रूट 2 के क्यू नॉट क्यू बाय डी। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, चेक कर लीजिए, कोई डाउट आ रहा है इसमें तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। टू चार्जेस 3 into 10 की पावर -8 कूलम एंड -2 into 10 की पावर -8 कूलम are placed 15 centimeter apart. At what point on line joining the two charges is electric potential zero? Take potential at infinity to be zero. आइए इसको समझ, यहाँ पे 3 into 10 की पावर -8 कूलम चार्ज रखा हमने, और यहाँ पे -2 into 10 की पावर -8 कूलम चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो अब करना है, हाँ बोलो बोलो। सर पिछले क्वेश्चन में जो एक मिनट हो गया, एक सेकंड मिनट, पार्ट मैं था आवाज क्यू नहीं, नॉट को अब लाने बोलो के लिए, क्या कह उसमें रहे हो, हम जब क्यू नॉट दोबारा बोल दोबारा। जब जो सेकंड पार्ट है उसमें जब हम क्यू नॉट के लिए वर्क फाइंड कर रहे हैं, उसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, जैसे कि जब क्यू नॉट आ जाए तब एनर्जी निकाल लें और पहले की एनर्जी से सब्ट्रैक्ट कर लें पोटेंशियल एनर्जी। हाँ वो भी कर सकते हो, बट वो करना नहीं है ना, ये शॉर्टकट देख क्या है, पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट यूज करना है, वरना तुम्हें पहले इसकी एनर्जी निकालनी है, फिर इसके हाथ निकालनी है, फिर इसके हाथ निकालनी है, फिर इसके हाथ निकालनी है, और फिर इन चारों की भी निकालनी है जो पहले निकाली थी, वो तो वही पहले से उससे सब्ट्रैक्ट। हाँ फिर उसको सब्ट्रैक्ट करना, तो वो यही बन जाएगी। अच्छा ठीक है। ठीक है ना, यही याद है। हम्म। ओके, अभी इसमें देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, दो चार्जेस रखे हुए हैं ऐसे, तो पहले इन बिटवीन निकालते हैं हम इसको, दोनों के बीच में पॉइंट ले लेते हैं, ये x हो गया डिस्टेंस, ये हो गया 15 माइनस एक्स, पोटेंशियल एट ए टू बी जीरो, तो ये आ जाए k 3 into 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाय
x plus k into minus 2 into 10 की power minus 8 divided by 15 minus x equal to 0. So this is 3 by x equal to 2 by 15 minus x. So 45 minus 3x equal to 2x. 45 is equal to 5x. x आ गया 9. तो 9 सेंटीमीटर पे 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम से 9 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल फाइनली 0 हो जाता है हमारा. एक इन बिटवीन लिया हमने, ठीक है. एक हम इधर ले लेते हैं इसके राइट साइड में, देखते हैं कैसे इसको करना है हमने. एक तो ये हो गया 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम. डिस्टेंस ये है माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8, ठीक है. इस पॉइंट पे बी, लेट्स कॉल दिस एज y, और ये है 15 सेंटीमीटर, ठीक है. देयरफॉर k 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय 15 प्लस y, और इधर आ जाएगा k माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय y इक्वल टू 0. k कैंसिल हो गया. दिस इज 3 बाय 15 प्लस y इक्वल्स टू 2 बाय y. 3y is equal to 30 plus 2y. So we get y as 30 सेंटीमीटर. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम राइट साइड में लें तो दिस इज केस 2, ठीक है. राइट साइड में भी आएगा. अभी केस 3 लेते हैं. 3 केस लेने हैं, एक बीच में लिया, एक राइट में लिया, एक लेफ्ट में लेंगे. यहाँ पे लेट्स कॉल दिस एज डी. ये 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 15 सेंटीमीटर. इस पॉइंट को ले लेते हैं पी पॉइंट. तो k 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन डी माइनस प्लस k माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय 15 प्लस डी इक्वल टू 0. दिस इज 3 बाय डी 2 बाय 15 प्लस डी. यह 45 प्लस 3 टाइम्स डी इज इक्वल टू 2d. तो यहाँ d जो है वो नेगेटिव आ जाता है. दिस केस इज नॉट पॉसिबल. एक्चुअली यहाँ इसलिए 0 भी नहीं हो पा रहा क्योंकि लेफ्ट साइड जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज के क्लोज है, जिसकी वजह से पी पे हमेशा पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, और इसकी वजह से ये पी पॉइंट दूर है, तो ये इतना नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट नहीं कर पाएगा कि इसको कैंसिल कर दे. इसलिए लेफ्ट साइड पे केस पॉसिबल नहीं होगा. बट आप अपनी तरफ से अगर ऐसा कोई आपको क्लैरिटी नहीं भी होती तो आप इस तरीके से सोच के कर सकते हैं हर बार, मतलब केस बना के आप कर सकते हैं, ठीक है. ये वाला केस पॉसिबल है. 2 ऑप्शन है हमारे पास, एक 9 सेंटीमीटर है बीच में और एक 30 सेंटीमीटर है नेगेटिव चार्ज से राइट. ये हमारे पास केस आ जाते हैं, ठीक है. देख लीजिए आप इसको. हाँ बोलो. ये पूछना था कि ये जो आपने केस 3 में 3 बाई डी इज इक्वल टू, सर वो माइनस 2 बाई 15 प्लस डी नहीं होगा? वही तो गया है, 2 बाय 15 प्लस डी तो लिखा है. नहीं सर, माइनस 2 सर इधर इसके नीचे जस्ट 3 बाई डी इज इक्वल टू 2 बाई 15 प्लस डी जो है यहाँ पे माइनस 2 बाई 15 डी नहीं होना अरे चाहिए. ये माइनस था तो राइट में नहीं जाएगा, ये प्लस हो जाएगा राइट में जाके. आप इसको राइट में ले गए, मैं सर वो ध्यान नहीं दिया. ठीक है सर, ठीक. ठीक है. तो ये डी नेगेटिव आ जाता है, पॉसिबल नहीं है उस केस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम. This figure shows field lines of positive and negative point charge respectively. देख सकते हो आप.
ये आइसोलेटेड चार्जेस हैं, अलग अलग एक तरह से हैं, इकट्ठे नहीं पड़े हुए, अलग अलग। ठीक है, यहाँ पर हमने मार्क कर रखे हैं पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट A, पॉइंट B। ये हमें क्वेश्चन है, गिव साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस VQ, VB माइनस VA। B part, give sign of potential energy difference of small negative charge between point Q and P, A and B। मतलब इसका अलग और इसका अलग। Give sign of work done by field in moving a small positive charge from Q to P। Give sign of work done by external agency in moving charge in moving small negative charge from B to A। Does the kinetic energy of small negative charge increases or decreases in going from B to A? ये एनसीईआरटी का सॉल्व क्वेश्चन है, अभी हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए ए पार्ट, आप देख सकते हैं इसमें कि जितना हम पॉजिटिव चार्ज के पास होते हैं उतना पोटेंशियल ज्यादा होता है हमेशा। तो Vp is greater than VQ, therefore Vp minus VQ is positive। और नेगेटिव में जितना हम चार्ज के पास होते हैं उतना पोटेंशियल कम होता है, तो VA will be less than VP, तो VB minus VA is greater than 0। तो दोनों का साइन पॉजिटिव आ गया इस केस में, बी पार्ट। इस केस में हम साइन देखना पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन पॉइंट Q and P। लेट स्मॉल पॉइंट चार्ज इक्वल टू इज माइनस Q, therefore U at point P वो क्या हो जाएगा, इट इज KQ। इसको Q ले लेते हैं, KQ माइनस Q डिवाइडेड बाय OP। ये O है ना का सेंटर, तो और सिमिलरली UQ is written as KQ minus Q divided by OQ। therefore UQ minus UP difference, UQ minus UQ ये वैल्यू ये आ जाएगी, OQ प्लस KQQ by OP। चेक कीजिए क्या वैल्यू आती है, KQQ बाहर 1 by OP minus 1 by OQ। दिस इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। आप देख सकते हो OQ इज ग्रेटर देन OP है, क्योंकि एज बाकी तो हमने नेगेटिव खुद ही रख दिया था, एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज था, फिर नेगेटिव बीच में कॉम्पनसेट होता हुआ आ गया ना, बस ये आ गया भाई UQ माइनस UP। मतलब फर्स्ट इसका आंसर
पॉजिटिव आ गया हमारे पास। ऑल्सो अगर हम यहाँ पे यू ए और उसको लेते हैं यू ए इट इज के, इसको हम माइनस क्यू ले लेते हैं हम, है ना, माइनस क्यू है ये, तो के माइनस क्यू, और क्योंकि चार्ज तो नेगेटिव ही बोला जा रहा है, अपॉन ओ ए और यू बी के माइनस क्यू, स्मॉल में माइनस क्यू डिवाइडेड बाय ओ बी। देयरफॉर जो पूछा जा रहा है उसके हिसाब से यू ए माइनस यू बी, ये वैल्यू आ जाएगी के क्यू क्यू 1 अपॉन ओ ए माइनस 1 बाय ओ बी। दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव क्योंकि ओ बी ओ ए से बड़ा है, आप चेक कर सकते हैं इसमें। सी पार्ट, give sign of work done by field in moving a small positive charge from Q to P। अभी ये पॉजिटिव है और ये P है और यहाँ पे है Q, ठीक है। तो हमें अभी एक तरह से एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को Q से P पे लेके आना है, ऐसे प्लस Q के चार्ज Q से P पे लेके आना है। तो वर्क डन बाय फील्ड, इसकी जो डायरेक्शन है फील्ड की वो देख लीजिए आप कैसे है। फील्ड तो प्लस से इस तरफ जा रही है ना फील्ड, ठीक है। तो अब इस फील्ड की वजह से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को फोर्स कहाँ लगती है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो वर्क डन बाय फील्ड, तो फोर्स भी फील्ड वाली होगी, वो इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है। वर्क डन इज नेगेटिव ऑफ क्यू ई इंटू डिस्प्लेसमेंट जो भी आ रही है। तो वर्क डन बाय फील्ड इज नेगेटिव। कैसे हुआ नेगेटिव, देखो प्लस क्यू के चार्ज को आप क्यू से पी पे लेके आ रहे हो, तो ये तो क्लियर हो गया, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है लेफ्ट साइड पे, और प्लस क्यू के चार्ज के ऊपर फोर्स कहाँ लगेगी, कूलम फोर्स जो लगेगी वो राइट में लगेगी, फोर्स राइट में है फील्ड की वजह से, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में है, तो वर्क डन इज नेगेटिव फील्ड की वजह से, फील्ड का वर्क डन है, ठीक है। अगर इसमें एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से वर्क डन पूछा जाता कि एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से वर्क डन बताइए क्या है, तो एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से वर्क डन फील्ड का उल्टा होता है हमेशा, क्योंकि जिधर फील्ड फोर्स लगाएगी एक्सटर्नल एजेंसी उससे उल्टा फोर्स लगाएगी। रिमेंबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड ऑलवेज, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका देख लेते हैं। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं गिव साइन ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। अब एक्सटर्नल एजेंसी की बात कर रहे हैं, मूविंग स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, ये था फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इज मूविंग ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए, बी से ए की तरफ जाना है और स्मॉल नेगेटिव चार्ज को लेके जाना है। स्मॉल नेगेटिव चार्ज आप यहाँ से इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, माइनस क्यू, बी से इधर लेके जाना है, ठीक है। अब इसके ऊपर देखो फील्ड की डायरेक्शन जो है वो तो बी से ए की तरफ ही है, बट क्योंकि ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो हम कूलम फोर्स देख लो, फोर्स कहाँ लगेगी इसके ऊपर, फोर्स की डायरेक्शन समझ लिया मेन, तो फोर्स कहाँ लगेगी, ये भी नेगेटिव रिपल्सिव फोर्स, तो ये तो है इलेक्ट्रिक फोर्स, और इस डायरेक्शन में लगेगी एक्सटर्नल फोर्स इसको बैलेंस करने के लिए। तो हम जा किधर रहे हैं, बी से ए की तरफ, और फोर्स भी एक्सटर्नल उधर है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज पॉजिटिव, दोनों डायरेक्शन सेम है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक जो है वो नेगेटिव है इसका, क्योंकि इलेक्ट्रिक की वजह से फोर्स उधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है लेफ्ट साइड पे। ये सब ध्यान देना है, इसलिए पूरा सॉल्यूशन पढ़ के भी समझ नहीं आती बात वहां क्या बोल रहा है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल,
negative charge increases or decreases going from B to A, small negative charge. अब यही है, B से A की तरफ जा रहा है स्मॉल नेगेटिव चार्ज, ये देखो B से A की तरफ, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर यहाँ पे उसकी कुछ वेलोसिटी होती तो हम एक तरह से अपने आप से जा रहा है ये B से A की तरफ, अगर हमने यहाँ से उसको किसी वेलोसिटी से रिलीज कर दिया, छोड़ दिया यहाँ पे किसी वेलोसिटी से B पॉइंट, दोबारा बना लो ये माइनस, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है A, ठीक है। अभी एक नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ से हमने रिलीज किया वेलोसिटी V से, वो यहाँ पे आता है, क्योंकि इसको रिपल्शन मिल रही है, यहाँ पे आते आते इस पॉइंट तक इसकी स्पीड कुछ चेंज हो गई V डैश, तो यही देखना है V डैश ज्यादा है या कम है, रिपल्शन तो हो ही रही है इसको, है ना। ये वाला नेगेटिव का जो चार्ज है, माइनस Q का जो चार्ज है, ये इसको रिपेल तो करेगा ही ना। तो ड्यू टू रिपल्शन velocity of charge decreases as it moves near minus capital Q, इसके therefore kinetic energy decreases. क्लियर होनी चाहिए, चेक कर लीजिए बेटा सब ये पूरा पार्ट, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ये रहा क्वेश्चन। ओके, derive expression of work done in rotating an electric dipole in external electric field. किसी को कुछ पूछना है अपने आप को अनम्यूट करके पूछ लो आप। अभी हम यहाँ से इसको देखते हैं कैसे हमें वर्क डन पता करना है। यूजिंग टॉर्क, टॉर्क वेक्टर होता था P क्रॉस E, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क आ गया PE साइन थीटा, ये आ गया थीटा। तो वर्क डन जो है DW, उसका फॉर्मूला होता है टाउ D थीटा। सो वर्क डन इन मूविंग a dipole from an angle of θ1 to θ2, θ1 θ2 है हॉरिजॉन्टल E के साथ, तो P का E के साथ एंगल है, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन DW, इंटीग्रेशन टाउ D थीटा। वर्क डन θ1 से θ2 जाने के लिए इंटीग्रेशन
θ1 से θ2, टाउ की वैल्यू डाल देते हैं, दैट इज पी ई साइन थीटा डी थीटा। तो पी ई कॉमन, इंटीग्रल θ1 से θ2 साइन थीटा डी थीटा। तो क्या वैल्यू आ जाती है इसकी इंटीग्रेशन में, माइनस कॉस थीटा, θ1 से θ2 पी ई कॉस थीटा, θ1 θ2 नीचे, वर्क डन θ1 से θ2 cos θ1 cos थीटा। प्लीज टू रिमेम्बर दिस, ठीक है, कर लीजिए इसको नोट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वर्क डन क्या है, अगर हम एक डायपोल को θ1 से θ2 तक लेके जाते हैं, ठीक है, मतलब जैसे 30 डिग्री पे है पहले, उससे 60 डिग्री पे लेके जाते हैं। पहले 30 डिग्री है तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे θ1 से θ2 है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे θ1 30 डिग्री से 60 डिग्री पे लेके जाएगा। क्लियर है ना? सर बोलो। सर ये वर्क डन का फॉर्मूला कैसे आया, टॉक इनटू डी थीटा? टाउ डी थीटा, ये अब तो है पुराना फॉर्मूला है। जैसे वर्क डन होता है एफ डी एक्स, डी एक्स को आप लिख सकते हो आर डी थीटा अभी के लिए, तो ये आ जाता है एफ आर डी थीटा, टॉर्क डी थीटा। अभी के लिए ऐसे समझ लो, ठीक है। ठीक है, ये डेफिनेशन ऑफ टॉर्क में आता है ये। चले आगे बढ़े। डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल in external electric field। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of an electric dipole in an external electric field it is defined as work done in rotating electric dipole from θ1 is equal to 90 to θ2 is equal to theta। थीटा तो बताइए एंगल बिटवीन P and E। therefore potential energy as a function of theta is work done कहाँ से, 90 से थीटा। तो आप चाहें तो इंटीग्रेशन में भी ऐसे डाल सकते हैं, 90 से थीटा टाउ डी थीटा। दिस इज u एज ए फंक्शन ऑफ थीटा इज 90 से थीटा तक जाना है, दिस इज पी ई साइन थीटा डी थीटा। चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूले में भी डाल सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करके दिखाएंगे। अगर कहीं पे ये आ जाता है डिराइव करने के लिए तो फिर आपको ऐसे ही करना है जैसे मैं भी यहाँ कर रहा हूँ, फॉर्मूले में नहीं डालना। दिस इज माइनस कॉस थीटा 90 और थीटा, दिस इज पी ई माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस 90, कॉस 90 जीरो हो गया, तो u एज ए फंक्शन ऑफ थीटा आ गया माइनस पी ई कॉस थीटा। इसको माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर भी बोलते हैं। दिस इज u वर्सेस थीटा। ये इस टाइम से आ जाता है, दिस पाई बाय 2, दिस इज 0, दिस इज पाई, और ये cos पाई की वैल्यू यहाँ से डालेंगे तो ये आएगा प्लस ई
और यहाँ पे आया था माइनस ई। तो केस 1 स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये पी वेक्टर है। जब पी और ई के बीच में डायरेक्शन सेम हो, व्हेन थीटा इज 0, पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में एंगल 0 है, पी वेक्टर पैरेलल टू ई वेक्टर है। दिस इज ए केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। यू इसके अंदर मिनिमम होता है, दैट इज माइनस पी। स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। केस 2 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें माइनस क्यू यहाँ है, प्लस क्यू यहाँ है। तो इस केस में थीटा जो है दैट बिकम्स 180। पी वेक्टर इज एंटी पैरेलल, पी वेक्टर उल्टा हो गया, u इज मैक्सिमम विच इज प्लस पी। आप इसमें देख सकते हो कि इस केस के अंदर फोर्स इधर लगेगी, इसको QE, इसको इधर लगेगी। डायपोल इज अंडर टेंशन। नेट फोर्स तो 0 है, वो टेंशन फील कर रहा है। इसमें इधर लगेगी फोर्स और इसमें इधर लगेगी। डायपोल फील्स कंप्रेशन, डायपोल इज अंडर कंप्रेशन। अगेन नेट फोर्स दोनों में 0 है। F net is 0, इसमें भी F net is 0। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके अंदर। दिस इज अ केस जिसके अंदर ऐसा हमने किया हुआ है। इसमें क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं इस टाइप से। फाइंड वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल from position of stable equilibrium to unstable equilibrium। बताइए जरा एक बार क्या वर्क डन आता है। पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम टू पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसके अंदर हम इसको ऐसे लिखते हैं, वर्क डन इज फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनली अनस्टेबल है, अनस्टेबल में कितनी थी एनर्जी, पीई माइनस माइनस पीई। ये बन जाता है हमारे पास 2PE। ये आंसर है 2PE है। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे करना है। ठीक है, तो ये अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी जो निकाली थी डायपोल की, ये एक्सटर्नल की है। अगर मान लीजिए आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी बोल दी जाए डायपोल की, फाइंड कीजिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। ठीक है ना, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप एक तो ये लिखेंगे ही यू टोटल, एक तो ये आई गई आपकी माइनस पी डॉट ई, प्लस एक आपस में भी आएगी ना उनकी के Q1 Q2 बाय 12। ये ध्यान रखें। अभी तक आप इसी के ऊपर फोकस कर रहे थे जो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से थी। अब ये भी है आपस में, अगर टोटल पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है ना, माइनस पी वेक्टर डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर प्लस माइनस क्यू स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, where 2L is equal to distance
between charges. कर लीजिए नोट, किसी को कुछ पुराना पूछना है तो बता। नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। बेसिकली कंडक्टर जो भी हैं उनके लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें अंडरस्टैंड करनी है, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ कंडक्टर इज जीरो एट, बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में अभी ये देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है। मान लीजिए एक कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर है, इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। ये है सिस्टम। स्टेप 1, फील्ड ऐसे जा रही है। देन कम्स स्टेप 2। क्योंकि उसको हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा और फील्ड जो है वो क्रॉस कर रही थी, तो उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट। उनको लेफ्ट साइड पे फोर्स मिलने लग जाएगी। ठीक है, तो उनको इस तरफ फोर्स मिलेगी। दे विल बी रशिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, तो वो लेफ्ट साइड में जाके कंडक्टर के एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होंगे। स्टेप 3, अभी क्या होगा, इस तरफ नेगेटिव एक अटैच हो जाएगा और इस तरफ एक पॉजिटिव अटैच हो जाएगा, तो अंदर एक ऐसे फील्ड चलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और जो बाहर जो चल रही थी वो अलग थी फील्ड, इस टाइप से ऐसे चल रही थी। जो अंदर वाली फील्ड है दैट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस जो इंड्यूस हुआ है। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में अंदर ये, क्योंकि बाहर भी फील्ड थी और अंदर ही फील्ड थी, तो जो ई आउटसाइड थी वो ई इंड्यूस के बराबर आ गई। जैसे ये हुआ अंदर, जैसे ये फील्ड थी ना, ऐसे ये भी जा रही थी इधर से, तो दोनों बराबर हो गई, जिसकी वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई जीरो। और जो बाहर की फील्ड है वो इस तरह से सेटल हो गई। ये आपको ध्यान रखना है पैटर्न कैसे बनता है इसका। ये हमने एक क्वेश्चन पीछे किए थे तो उसके अंदर भी ऐसे आया था। ठीक है, स्टेप, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम हैज रीच्ड। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है, हैज रीच्ड। ठीक है, 90 पे ऐसे हिट करेगा, 90 से यहाँ से निकलेगा। ये हमारा फर्स्ट मतलब समझने का है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स को। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर हमेशा जीरो रहती है,
चाहे हम किसी भी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तब। ठीक है, हम नेक्स्ट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर or surface of charge is always perpendicular to it। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ही बाहर निकलेगी, जैसा कि हमने इसको पहले भी अंडरस्टैंड किया ही हुआ है। इस टाइप से फील्ड हमेशा बाहर आएगी। प्लस का चार्ज है इसके ऊपर अगर, ठीक है, तो हमेशा इसके ऊपर आएगी। तो अगर इसकी हम एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसलिए, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस बी एट एंगल थीटा। मान लेते हैं किसी थीटा एंगल पे निकल रही है, जैसे ये ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, मान लेते हैं ये थीटा एंगल पे ऐसे कहीं निकल रही है। तो बेसिकली इसके दो कंपोनेंट तो हो ही जाएंगे, एक ये आ जाएगा ई कॉस थीटा, एक आ जाएगा ई साइन थीटा। एक परपेंडिकुलर आ जाएगा, देन देयर विल बी टू कंपोनेंट्स। ठीक है, एक होगा ई कॉस थीटा विच इज टेंजेंशियल कंपोनेंट, एक होगा ई साइन थीटा विच इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब ड्यू टू दिस टेंजेंशियल कंपोनेंट, चार्ज जो है सरफेस पे, जो चार्ज सरफेस पे है, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस फोर्स एंड हेंस विल स्टार्ट मूविंग ऑन द सरफेस। तो हीट जनरेट होने लग जाएगी। अब इस हीट को हम, ये तो ऐसी अपने आप ही जनरेट हो रही है, बिकॉज चार्ज अपने आप ऊपर आया था, किसी सरफेस पे चार्ज दिया और वो उसके ऊपर घूमने लग गया, घूमने से वहां हीट जनरेट हो रही है, तो वर्क मिल रहा है हमें तो हीट से। ये तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट कर रहा है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि कंपोनेंट हो उसका। फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि अगर किसी एंगल पे होगा तो देयर विल बी टू कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट टेंजेंशियल, एक कंपोनेंट ये रेडियल या फिर इसको आप नॉर्मल भी बोल सकते हैं। और ड्यू टू दिस टेंजेंशियल कंपोनेंट, चार्ज जो है सरफेस पे उसको फोर्स मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, फोर्स मिलेगी इस तरफ टेंजेंशियली, जिसकी वजह से टेंजेंशियल फोर्स की वजह से वो इस सरफेस पे मूव करना स्टार्ट कर देगा। चार्ज मूव करेगा तो हीट जनरेट होगी। अब हीट जनरेट हो रही है, अपने आप से ही हो रही है, तो कुछ वर्क हम तो कर नहीं रहे ना, अपने आप ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्क हो रहा है। तो दिस हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, दिस इज वायलेटिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल द सरफेस। ठीक है, ध्यान रखिए। थर्ड पॉइंट, नो एक्सेस चार्ज exists in a conductor at equilibrium। कोई एक्सेस चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता अंदर कंडक्टर के, इन ए कंडक्टर के अंदर, मतलब दैट इज नेट चार्ज इनसाइड कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। ये हमेशा जीरो आएगा, हमेशा कंडक्टर के अंदर चार्ज जीरो आ जाएगा नेट। फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ एवरी कंडक्टर, सरफेस पे कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ एवरी कंडक्टर इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो पता ही है हमें, है ना। इन ए चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल inside conductor
इज ऑलवेज कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज सेम ऑन द सरफेस। तो सरफेस पे सेम रहता है, जो अंदर होगा वही सरफेस पे होगा। इसी आप ये देख सकते हैं। V inside is equal to V on the surface which is constant। कांस्टेंट रहता है, ये हम पहले प्रूव भी कर चुके हैं, दैट इज KQ/R। ऊपर चार्ज Q है, सेंटर से यहाँ तक R है, ठीक है। किसी भी कंडक्टर के अंदर हमेशा पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है टिल सरफेस। सरफेस पे चार्ज, क्योंकि अंदर तो चार्ज है नहीं, तो इसलिए कांस्टेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है? शील्डिंग, शील्ड करना। तो इट इज अ फिनोमेना, ये एक फिनोमेना है ड्यू टू which an external electric field cannot penetrate inside cavity। External electric field cannot enter या cannot penetrate inside cavity of conductor। ऐसा आपको कभी सुना हो आपने? इलेक्ट्रोस्टैटिक केज भी एक होता है ना, आपने कभी सुना हो कि जब लाइटनिंग होती है, जब बिजली कड़कती है, तो ऐसा बोलते हैं कि आप कार के अंदर ही बैठ जाइए। सुना है कभी? नहीं सुना? यस सर। अभी तो मैंने बोला ही है, अभी तो सुन लिया ना। ये एक उसका कॉन्सेप्ट है। जैसे ही आप किसी कोई मेटल लेते हैं और इस चार्ज की वजह से अगर यहाँ फील्ड लाइन आती हैं, तो ये अंदर एंटर नहीं कर सकती। ऐसे माइनस प्लस का चार्ज डेवलप हो जाएगा और शील्डिंग हो जाएगी, और आप देख सकते हैं जो ये था जैसे केस, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इमीडिएटली जीरो हो जाती है। ये जो प्रोसेस हमने यहाँ पे डिस्कशन की थी, इस प्रोसेस की, ये जो प्रोसेस किया है यहाँ पे डिस्कस, ये इंस्टेंटेनियस है, बहुत ही कम समय, इमीडिएटली स्टेप 1 से स्टेप 4 आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली शील्डिंग का कॉन्सेप्ट है, शील्डिंग थ्रू कैविटी। जैसे इसको भी आप एक बार समझ सकते हो, जैसे कि ये अगर कोई एक कंडक्टर है और अंदर ये एक कैविटी बनी हुई है, ठीक है। यहाँ तो मेटल है ही, ये पूरे पोर्शन में मेटल है, ये कैविटी है उसके अंदर। तो अगर ये ऐसे आ रहा है, अगर हमारे पास माइनस है ना, ये सारा ऐसे इधर से निकल रहा है, ऐसे ये प्लस होगा सारा। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर जैसे आपने बोले अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के अंदर अगर आप कार के अंदर बैठ जाओ जब थंडरस्टॉर्म आती है तो आप सेफ रहते हो। हाँ हाँ। फिर लेकिन कार की बॉडी अपने मेटल की होती है, तो जब वो उसके ऊपर चार्ज आएगा तो वो भी चार्ज हो जाएगी। तो फिर अगर आपको कम से कम इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा लेगी वो। बट हाँ, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली जो लाइटनिंग होती है उसके अंदर वो पोटेंशियली बहुत ज्यादा हाई होता है कि उसको मेल्ट कर देता है वो पूरे सिस्टम को, तो वो वैसे फिजिबल नहीं है। बट मैं ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें ये बताया जा रहा है, अगर लाइटनिंग कम है और अगर आप किसी मेटल के केज में चले जाते हो, तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पेनिट्रेट नहीं कर सकती अनलेस एंड अनटिल मेटल का मेल्टिंग पॉइंट रीच ना हो जाए। तो वो अगर अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगी तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड से बच जाओगे। अगर डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी आपको तो करंट लगेगा ना, इसी समय खत्म हो जाएगा बंदा।
ठीक है सर। ठीक है, तो ये बेसिकली अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी और सरफेस चार्ज डेंसिटी भी जीरो है। यहाँ मेटल है सारा इस पॉइंट पे, ये सारा मेटल, ठीक है, जो मैंने शेड करके दिखाया है मेटल है सारा। तो यहाँ अंदर नहीं आ रही फील्ड और इधर से अंदर तो कुछ भी नहीं है, इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा अंदर और सिग्मा भी जीरो है। ठीक है, यहाँ तक आप देख लीजिए। मोस्ट लाइकली ये चैप्टर जो है वो खत्म है, सिर्फ कैपेसिटेंस पढ़ा है इसमें और अब कुछ एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बच गई हैं। सर वो जो पैरेलल प्लेट वगैरह वो सब अभी आएगा? कैपेसिटर है ना। ठीक है सर। ठीक है, तो आज का मैं बस यहीं अभी फिनिश कर रहा हूँ इसको। और बोलो। तो मैंने टीवी में देखा था कि एक रबर सूट के ऊपर काफी हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी डाली थी, तो वो रबर सूट फट गया था, ऐसा क्यों? फट गया यस या आग सर। लग गई उसमें? नहीं, वो फट गया था। फट गया पता नहीं, वो तो कुछ हुआ होगा उसके अंदर, मुझे लग रहा है वो रबर सूट उन्होंने ना है। टेस्ला कॉइल बनाई थी क्या छोटी, बनाया? टेस्ला कॉइल होती है ना, वो बनाई थी उन्होंने टीवी में, मतलब एक उसमें तो उससे सब चीजों के ऊपर डाल रहे थे, पहले मेटल सूट पे डाला तो उसको कुछ नहीं हुआ, फिर 2-3 ऑब्जेक्ट हुआ था, फिर ये रबर वाले पे ये हो गया था, ऐसा क्यों? हाँ सर, मैंने भी देखा था, तो उसमें यही हुआ था कि जैसे रबर शूट के ऊपर आया था तो पूरा फट गया था वो अच्छे से। तो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है ना कि अगर उसके ऊपर चार्ज आ गया होगा तो चार्ज रिपेल कर रहा होगा, तो रिपल्शन की वजह से शायद फट गया हो। लेकिन रबर सूट तो बहुत ज्यादा, मतलब उसके ऊपर अपने आती नहीं है इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर है ना सिर्फ वो, तो इंसुलेटर है वो हाँ, तो। तो होना नहीं चाहिए था। नहीं, रबर सूट के ऊपर अगर हर एक चीज का एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, जिसके बाद फिर वो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है। जैसे एयर की भी एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, वो जैसे ही ब्रेक होगा तो एयर के मॉलिक्यूल्स कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ऊपर लाइटनिंग हो रही है अगर, तो वो अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को क्रॉस कर जाए एयर को, तो फिर एयर में भी कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी ना। लाइटनिंग के समय में ऐसा ही होता है, एयर में भी कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। ठीक है सर। चलो फिर ठीक है, मैं इसको एंड कर रहा हूँ। ओके।